बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTL टीवी और मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा। आज 31 दिसंबर है और जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम 31 दिसंबर, और इस वक्त ये इस 2024 का आखिरी दिन। अगर हम एक तरफ से देखें कि इस साल भर का आज हम जायजा लेंगे, ज्यादा तो हम नहीं ले सकते, बहुत तवील हालात और वाकयात हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हुआ और बड़ा बड़ा हुआ, किसने क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तान ने क्या पाया क्या खोया, सियासी रहनुमाओं ने क्या खोया क्या पाया, हमारी मुक्तदरा ने क्या खोया क्या पाया, ये वो सवालात हैं जिनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको मेन प्लेयर, जो मेन खिलाड़ी थे, अगर हम देखें तो इस 2024 में मेन जो खिलाड़ी थे बुनियादी तौर पर बड़े बड़े, जो हर वक्त रहे और हर तरह से उन्होंने इस पूरे साल में पाकिस्तान को सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश की, या उनकी परफॉर्मेंस से असरअंदाज हुआ पाकिस्तान पर असर पड़ा। उनमें सबसे पहले थे काजी फायजी साहब, फिर थे राजा सिकंदर सुल्तान, फिर आर्मी चीफ, और उसके बाद सिर्फ एक सियासी रहनुमा, वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। अगर हम हालात को देखें, शुरू करते हैं हम, तो शुरू इस तरह होता है कि इमरान खान को कैद तो गुज़िश्ता साल अगस्त में कर लिया गया था, लेकिन उन पर केस चलाए गए, और इतनी तेजी से केस चलाए गए, इलेक्शन होने थे 8 फरवरी को, और बड़ी तेजी से 3 केसेस में उनको इलेक्शन से कुछ रोज कबल उन्हें सजा सुनवा दी। लेकिन उससे पहले काजी फायज ईसा ने जो एंट्री दी, काजी फायज ईसा ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया, ताकि वो पार्टी जो है वो एक निशान पर इंतखाब न लड़ सके। लोगों को अंदाजा तो था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, और अगर एक इंतखाबी निशान होता तो यकीनन हालात बहुत मुख्तलिफ होते, इसीलिए जानबूझकर बल्ले का निशान लिया गया। उसके बाद जो अमूमन एक तरीकाकार राय जो वक्त है कि जो हम ख्याल ग्रुप होते हैं या एक ही पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, कोशिश की जाती है कि उन्हें एक कौमी असम्बली, वैसे तो ज्यादातर कोशिश की जाती है जिले में या सूबे में या पूरे पाकिस्तान में एक ही निशान नजदीक नजदीक दे दिए जाए, वरना यह होता है क्योंकि ग्रुप की सूरत में लड़ते हैं, लिहाजा कौमी असम्बली और उसके नीचे सूबाई असम्बलियों को एक ही निशान दिया जाता है। लेकिन इस मर्तबा दूसरे खिलाड़ी मैदान में उतरे, वो थे राजा सिकंदर सुल्तान। उन्होंने जो निशानात दिए, सिर्फ गधा नहीं था हमारे पास, क्योंकि गधा निशान है ही नहीं हमारे पास, ढोल था, जूता था, चिमटा था, बाजा था, हारमोनियम था, हर वो निशान उन्होंने दिया जो किसी भी तरीके से कंफ्यूज कर सकता हो। लेकिन अगर हम इससे पहले चले जाएं, जैसे ही ये निशानात अलॉट हुए, तो जाहिर है अब पब्लिसिटी भी नहीं कर सकते आप, अखबार में इश्तिहार नहीं आ सकता, कोई कैंपेन नहीं चल सकती। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है और ये इंतखाबात सोशल मीडिया पर ही रहकर जीते, उन्होंने उसका तोड़ निकाला, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने उस चीज का मुकाबला किया कि आप कौमी असम्बली का हल्का डालें, हल्के का नंबर डालें, उसके नीचे कौमी असम्बली का निशान भी आ जाएगा, उसके नीचे 2 या 3 जितने सूबाई असम्बली के हल्के हैं उन तमाम के उम्मीदवारों के नाम भी आ जाते थे और उनके इंतखाबी निशान भी आ जाते थे। फिर मोराल डाउन करने के लिए अवाम का एक तो यह तरीका इख्तियार किया गया, फिर मोराल डाउन करने के लिए वो 3 केसों में लगातार यके बाद दीगरे सजाएं सुनाई गई, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर कर दिया गया अपने तक। लेकिन
इस सारे खेल में जो हमारे इंफॉर्मेशन हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसमें लोगों ने जिस वालेहाना मोहब्बत और ताल्लुक का इजहार किया इमरान खान के साथ, वो काबिल दीद था। एन इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी पाकिस्तानी कौम ने जो काम किया, जिस तरह किया, लंबी लंबी कतारें लगी होती थीं और लोग जो हैं वो एक दूसरे से पूछ रहे होते थे कि इमरान खान के उम्मीदवार का निशान क्या है, कि जी सूबाई असेंबली में क्या है वो हाथ पे लिख लेते थे, कौमी असेंबली पे क्या है हाथ पे लिख लेते थे। इस तरह उन्होंने ये मैदान मारा। जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो फिर हलचल हुई, हमारे तीसरे खिलाड़ी मैदान में उतरे, वो थे मुक्तदरा के सरबराह। उन्होंने 8 और 9 के दरमियान उस सारे खेल को, वो जो फॉर्म 45 के जरिए तरतीब दिया जाना था, फॉर्म 47, फॉर्म 45 को उठाया और यहां रखा और फॉर्म 47 अपनी मर्जी से इशू कर दिया। हमारे काजी फायजीसा साहब इस सारे खेल के उनका किरदार इंतहाई बददियानती पर मंजर से, उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया की तज़हीक और तजलील करवाने में जो किरदार अदा किया वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। फिर उनके दूसरे साथी आ गए जो थे राजा सिकंदर सुल्तान साहब। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने में प्रॉब्लम खड़ी की है, फलां किया, ये किया, कि जो भी तरीका हो, उसके बावजूद भी कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी थी। और जब हम देखते कि जी जब कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में वक्त आया मखसूस नशिस्तों का, तो उसमें जो घपले हुए वो आज तक जारी हैं। नामुकम्मल सेनेट, नामुकम्मल कौमी असेंबली, नामुकम्मल सूबाई असेंबलियां आज तक नामुकम्मल हैं। बलूचिस्तान को छोड़कर बाकी तमाम सूबाई असेंबलियां नामुकम्मल हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के जो मेंबरान थे उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। फिर केपीके में सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाए, यानी इस वक्त अगर हम देखें तो केपीके की नुमाइंदगी इस इलेक्शन के बाद जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद थी। एक तरफ 9 मई का बयानिया था जिसे 8 फरवरी को बहेरा अरब में फेंक दिया गया, दबो दिया गया। उसके बाद 9 फरवरी आया और एक एहतजाज शुरू हुआ। इमरान खान को अगर हम देखें कि इमरान खान को जो ऑफर्स की गई, इमरान खान को ऑफर्स क्या की गई कि आप 5 साल के लिए बाहर चले जाइए, आप 2 साल के लिए बाहर चले जाइए, आप 3 साल के लिए बाहर चले जाइए, आप अपने घर में नजरबंद हो जाइए। यानी कि वो वक्फा भी कम होता चला गया, दौरानिया भी कम होता चला गया। और इस वक्त तो इमरान खान वो पूरा निजाम है, उस निजाम के गले में कांटा बन के फंस चुके हैं। इस वक्त निजाम उनसे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन कितना ही बेवकूफ निजाम है हमारा कि उन्हें आज तक समझ नहीं आई। 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया इमरान खान को कैद हुए, और आज भी वो समझ रहे हैं कि इमरान खान उनकी बातों में आ जाएगा, मान लेगा। उन्होंने समझा कि इमरान खान जो है वो ले लेगा, नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा, आसिफ जरदारी बेनजीर भुट्टो की तरह डील कर लेगा। लोग कहेंगे जी आपने बेनजीर का नाम क्यों लिया? बेनजीर ने भी तो एनआरओ लिया था ना। ये अलग बात है कि उसके बाद वो उससे वो तो नहीं मुकरी, वो जिंदा रहती तो शायद रहती, लेकिन उनके मियाँ जो थे वो मुकर गए। उसके बाद उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग कर दिया। अच्छा, अब इस सारे खेल में अगर हम देखें कि एक तरफ हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं। अच्छा, अब हम अगर 4 बताएं, मैंने बताया ना कि 4 लोग हैं, काजी फायजी साहब, राजा सिकंदर सुल्तान, जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान। ये 4 आपस में, एक तरफ 3 खिलाड़ी थे, यानी जनरल आसिम मुनीर, राजा सिकंदर सुल्तान, काजी फायजी साहब। अगर हम उनको देखें तो इनका एक नेक्सस हमें नजर आता है। दूसरी तरफ अकेला इमरान खान, उसकी पूरी क़यादत जो थी वो मैनेज हो गई, कंप्रोमाइज हो गई, लेकिन इमरान खान अटल खड़ा रहा। अब अगर हम देखें कि इसी असना में, इसी साल में 26वीं आईनी तरमीम हो गई।
26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ अदलिया के साथ हुआ वो दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि जज भी हम अपनी मर्जी के मुंतखब करेंगे, बेंच भी हम ही बनाएंगे, कौन कौन केस सुनेगा उसका फैसला भी हम करेंगे, हमारे खिलाफ कौन सा जज आएगा, चीफ जस्टिस होगा, वो भी हम बनाएंगे, उसके बाद हमारे खिलाफ जो केसेस होंगे वो भी कौन सुनेगा उसका फैसला भी हम ही करेंगे। मतलब मुंसिफ भी हम, मुद्दई भी हम, वकील भी हम, जज भी हम और जेलर भी हम, सब कुछ हम। लेकिन बहरहाल इमरान खान आज भी डट कर खड़ा हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी। अब 2 तारीख को मुज़ाकरात होने हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें सबसे ज्यादा अगर गेन किया है किसी ने तो वो किया है इमरान खान ने। इलेक्शन हमारे बिल्कुल मुतनाज़ा हो गए क्योंकि पिंडी डिवीजन के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने जो बयान दिया कि जी पिंडी डिवीजन की एक भी सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं जीत सकती, वो तमाम की तमाम तहरीक इंसाफ की, मतलब वहां जितनी भी सीटें थी वो तमाम की तमाम गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर दे दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। और जिस दिन चट्ठा साहब ने यह बयान दिया उसके बाद से लियाकत चट्ठा का कोई पता नहीं वो कहां है। इस सारे खेल में मकबूलियत इमरान खान की उस हद तक पहुंच गई कि अब वो किसी के काबू में नहीं आ रही। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदरा ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि इससे जान कैसे छुड़वाई जाए। सबसे ज्यादा लूजर अगर हम कहें, काजी फायज ईसा ने चले जाना था, उन्होंने बहुत कोशिश की, एक्सटेंशन की, नहीं मिली। उसके बाद राजा सिकंदर सुल्तान कुछ दिन बढ़ जाएंगे, बैठे हुए चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने लूज किया, किसी शख्स ने नहीं लूज किया, मैं ये समझता हूं जाती तौर पर सबसे ज्यादा हमारी फौज ने लूज किया। फौज की इज्जत, इकराम, तकरीम जो आम आदमी के लिए थी, आम आदमी के दिल और दिमाग में थी, वो इस हद तक चली गई कि वो मनफी के करीब हो गई। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान बहरुल काहिल हायल हो चुका। अब जरूरत इस बात की है कि किसी भी तरीके से बाइज्जत तरीके से इस मामले को हल किया जाए। फिर 26 नवंबर आ गया। 26 नवंबर का वाकया जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक और बदतरीन किरदार अदा किया। एक तरफ कहा गया कि हमने गोली नहीं चलाई, कोई वीडियो है तो बताएं, कोई आवाज है तो बताएं। तो वो तो हमारे वो अफसार आलम साहब जो हैं वो एक जगह लाइव प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां गोलियां चलना शुरू हुई तो वो फौरन झुके, हाँ ठीक, वो अच्छा ये प्लास्टिक की गोलियां चल रही हैं, प्लास्टिक की गोलियां चल रही। बहरहाल इस तरह के वाकयात भी हुए। फिर पेम्स के मुर्दा खाने में से लाशों की बरामदगी भी शुरू हो गई, लोग गुमशुदा भी हुए। इस वक्त तक 14 लोग तो डिक्लेयर हो चुके हैं जिनकी गोलियां लगने से शहादतें हुई, और हम उसे मानने को तैयार नहीं कि हमने गोली चलाई है। लेकिन जो मुतज़ाद बयानात खुद आए, पहले कहा गोलियां नहीं चलाई, फिर बाद में आया कि हमारे पास तो पुलिस तो बिल्कुल निहत्ती थी, उसके पास तो कोई लाइव वेपन नहीं था। और वजीर आजम साहब ने तो बड़ी मेहरबानी से, कमाल मेहरबानी से शुक्रिया भी अदा कर दिया जनरल आसिम मुनीर साहब का। उसके बाद जनाब अली पता चला कि ये तो बात सारी की सारी गले में आ गई फौज के तर्जुमान ने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा हमारे पास भी कुछ नहीं था। लेकिन चौधरी अहमद शरीफ साहब, ये वाकई वो मौका है जो लड़ाई के बाद आपको याद आया है, क्योंकि आपने 1 महीने बाद जाके सोचा। आप इतने सुस्त हैं कि आपको ये भी पता नहीं है कि आपको किस वक्त क्या प्ली लेनी है, क्या बयानिया बनाना है। आप बयानिया भी सही तरीके से नहीं बना सके। अब 9 मई की सजाएं हो गई, जो सबसे आखिरी कारनामा हमारी फौज का है। इसमें भी हमारी सुप्रीम कोर्ट शामिल थी साथ। पहले उन्होंने इजाजत दी कि जो छोटे छोटे केस वाले हैं, जो बरी होने वाले हैं, उन्हें बरी कर दें।
تو بری ہونے والا تو کوئی نہیں تھا, 1-1 سال کی سزائیں دی اور 20 آدمیوں کو نکال دیا. یعنی کسی کو بھی آپ نے بری نہیں کیا. 105 لوگ تھے, 105 کے 105 مجرم ٹھہرے. اور پاکستان تحریک انصاف آج بھی یہ کہہ رہی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ. 9 مئی کی بھی ہونی چاہیے, اور اب تو 26 نومبر بھی آ گیا. 26 نومبر کے لیے جو باتیں باہر نکلی, ایک تو لاشیں نکلی, کچھ جو لوگوں کے بیانات آ گئے, پھر ان لاشوں کے بعد جو ایک بیانیہ ہمارا آیا ڈاکٹر معید کا کہ جی ان کی اطلاعات کے مطابق 105 لاشیں ڈسپوز آف کی گئی اور ان کو کیمیکل ڈال کر انہیں ختم کر دیا. وہ ویسے ہی تھا جیسے اسلام آباد میں ایک ایس ایس پی صاحب نے اپنے دوست وکیل کو قتل کیا تھا اپنے گھر میں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور پھر کیمیکل میں ان کی باڈی ڈال دی گئی تھی اور وہ باڈی گل گئی تھی. وہ بعد میں گرفتار بھی ہوئے ایس ایس پی صاحب, لیکن وہ باڈی نہیں ملی کیونکہ وہ گلنے کے بعد اسے ڈرینیج میں ڈال دیا گیا اور وہ ڈرین آؤٹ ہو گئی. کیا پاکستان کے عوام کی جان, پاکستان کے لوگوں کی جان اتنی غیر اہم ہے؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب کسی بھی ناحق کی جان جاتی ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اس دنیا میں دے لیں زیادہ اچھا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں جب ہم جا کے دیں گے تو وہاں شاید ہمارے پاس نجات کی گنجائش نہ ہو. پھر اگر ہم دیکھیں پاکستان اپنے جو ہمارے برادر ہمسایہ ممالک ہیں اس میں ہم ایک نئی جنگ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں, اور بلکہ میرے خیال میں میدان تیار ہو گیا. میں تو کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو ہی دشمن بنا رہے ہیں. بلوچستان اس وقت لرز رہا ہے. بلوچستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اے پی کے حالات, پارا چنار کے حالات بہت برے ہیں. اور سونے پر سہاگا ہم نے اب افغانستان میں بھی بمباری کر کے آئی ڈی بقول ان کے وہ کیمپ تھے اور فلاں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, اور آج ہمارے کچھ دانشور حضرات بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں گے افغانستان پر, تو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیں گے. پاکستان میں یہاں صوبے آپ اور بنا لیجئے بھیا, آپ 10 صوبے بنا لیجئے, اس ملک کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. آپ افغانستان میں قبضہ کرنے کی دعوت کسی کو نہ دیں, کسی کو صلاح نہ دیں, کیونکہ افغانستان پچھلی 1 صدی میں 3 سپر پاورز کو شکست دے چکا ہے. کیا اب ہم بھی پچھلی قوموں کی تجربات سے سبق نہیں سیکھیں گے اور حالات کو بات چیت سے نہیں درست کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل نہیں کریں گے کہ انہوں نے تو مدینے کے یہودیوں کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ہم اپنے ہمسائے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر پائے؟ انہیں مخالفت اور دشمنی, ہم نے جو کچھ 1979 سے آج تک افغانستان کے لیے کیا وہ سب کا سب مٹی ہونے جا رہا ہے. وہ دریا برد ہم کرنے جا رہے ہیں کہ کہیں سے بھی پاکستان میں دوست کوئی نہ رہے, تعلق کوئی نہ رہے, اور ہم مشکل میں ہی ہمیشہ رہے. پہلے ہم نے سوویت یونین کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا, پھر ہم نے امریکہ کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا. اب امریکہ کو خوش کرنے کے لیے صاحب بہادر کو کس کو خوش کرنا ہے پتہ نہیں. ہمارے پالیسی ساز ادارے, کیا ان کا اپر چیمبر خالی ہے کیا؟ اگر اپر چیمبر ہے تو خدا کے لیے اس کو استعمال کیجئے, اس ملک کو بچائیے, کیونکہ ہمیں کوئی ہماری SIFC, کوئی ہماری مینجمنٹ کسی بھی طریقے سے کام نہیں آئے گی. صرف اور صرف اگر کام آئے گا تو ہمارے ملک میں استحکام کام آئے گا. استحکام ہوگا تو لوگ بھی آئیں گے, کام بھی کریں گے اور اس پر ترقی بھی ہوگی. اگر ہمارے پاس ترقی ہوئی ہمارے ملک میں تو ہی ہماری بہتری ہو سکتی ہے, ورنہ پاکستان کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.